हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं इकोनॉमिक्स का जो पहला नंबर चैप्टर शुरू किए हुए थे उसका दूसरा क्लास ये हो जाएगा। यानी ये पार्ट आज का कितना होगा, ये पार्ट 2 हो जाएगा। इससे पहले हम लोग 1 क्या कर रखे हैं, 1 पढ़ रखे हैं। तो ये 2 को शुरू करने से पहले क्या कर लेते हैं, सिर्फ 1 वाले को जो पहला जो क्लास था इसका इकोनॉमिक्स का, उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें हम लोग पहला उस समय पढ़े थे कि अर्थशास्त्र किससे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में कहे थे कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसमें किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये सब क्या हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। और अर्थशास्त्र के जो जनक था वो एडम स्मिथ को कहा गया है और स्कॉटलैंड के निवासी थे। उसके बाद हम लोग दूसरा जो उसमें पॉइंट पढ़े थे, उपनिवेश पढ़े थे। तो उपनिवेश में कहे थे कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देशों को गुलाम बना लेता है और उसके बाद उसके संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट पढ़े थे, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया कहे थे कि जितने भी सारी क्रियाएं हैं वो सब काम जो क्रियाएं करते हैं उससे हमें क्या होता है, आय की प्राप्ति होता है। वे सारी क्रियाएं, चाहे जो भी काम हो, आप लेबर के काम कीजिए, चाहे आप नौकरी कीजिए, चाहे कृषि के काम कीजिए, जो भी काम कीजिए जिससे आपको आय की प्राप्ति होगा उसे ही क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहे थे। उसके बाद जो पॉइंट था, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या कहे थे कि अर्थव्यवस्था जो था, जितने भी आर्थिक क्रियाएं का जो काम है उस सब का जो योग होता है वो सब क्या होता है, जो योग होता है उसी योग को क्या कहे थे, अर्थव्यवस्था कहे थे। उसके बाद था अर्थव्यवस्था के ढांचा या उसके प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार के था, तो उसको पढ़े थे हम लोग क्या, 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा गया था, द्वितीयक के औद्योगिक क्षेत्र कहा गया था और तृतीयक के क्या कहा गया था, सेवा क्षेत्र कहा गया था। इतना पॉइंट हम लोग क्या कर रखे थे, पिछले क्लास में पढ़े हुए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न था। तो अब हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आगे की ओर लेके चलते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन जान लेते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होगा जिनके जो सपना होगा 2026 का जब पेपर हो तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं, आप 450 प्लस का, कितने का, 450 450 नंबर प्लस लाने का। तो यही है, सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को क्या करना होगा, पहले आपको खुद को यानी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलिएगा, जब तक आपने पढ़ने का टाइम टेबल तैयारी करने का सब कुछ सुधार नहीं कीजिएगा, जब तक आपका जो सपना होगा वो पूरा नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ नंबर ही ला देना नहीं, इसके साथ साथ आगे का भी जो हम लोग जब क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी अपना जो सपना होगा उसे भी साकार करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं बदलिएगा, जब तक आपका जो सपना होगा वो साकार नहीं होगा। जो माता पिता का जो सपने होगा वो भी दूर नहीं होगा कि इतने अच्छे से अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी आपका साकार आप जब तक नहीं बदलिएगा, जब तक अपने माता पिता के भी सपनों को साकार को क्या कीजिएगा, दूर नहीं कर पाइएगा। इसलिए पहले आप क्या कीजिए, खुद को बदलिए। तो आते हम लोग आज का जो पॉइंट है। हाँ, जैसा कि हम लोग लास्ट जो पढ़े थे वो पढ़े हुए थे वहाँ पर कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब इसी तीनों क्षेत्र से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पर जैसे कि है ये 1901 की बात है, ये 1901 ईस्वी की बात है। यहाँ पर है 1947 है, 1947 है और यहाँ पर जो है 2007 ईस्वी है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 1 नंबर में जो ये है प्राथमिक क्षेत्र है, 2 नंबर में है ये द्वितीयक क्षेत्र है और 3 नंबर में यहाँ पर है तृतीयक क्षेत्र है। अब देखते हैं 1901 में ना जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वो कितना था, तो यहाँ पर है 63.6 है। 1947 में कितना था, तो ये 58.7 है और 2007 में कितना था, तो ये 22.0 है।
ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1901 में कितना था, तो आपको ध्यान रखना है 63.6 था। उसके बाद में है द्वितीयक क्षेत्र है, देखिए 12 दशमलव कितना है 7 है, 12.7 है। ये जो है 14.3 है 1947 में, और 2007 में है ये भी कितना है 22.0 है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का योगदान देखिए, तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है 1901 में, तो 23.7 है, 23.7 है। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है 27 है, कितना है 27 है, 27.0, और यहाँ पर कितना है 56.0 है। अब इससे आपको इसमें ज़्यादा क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको एगो प्राथमिक वाला एगो लास्ट वाला आप क्या कीजिएगा ज़्यादातर ध्यान में रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ना सबसे ज़्यादा कौन सी ईस्वी में और कितना था। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है सबसे ज़्यादा कितना है 63.6 है, और कब है 1901 में। इसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे ये कमते जा रहा है, और बढ़ते कौन जा रहा है, देखिए तृतीयक क्षेत्र कितना था 23 था, 27 हुआ, और 2007 में कितना हो गया है, 2007 में जो हो गया 56% हो गया है, कितना 56 हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे अगर जब प्रश्न आ जाए तो जब तक इसको आप ध्यान में नहीं रखिएगा आपको बनाना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस ज़्यादा नहीं, ये और ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको से सब अगर अच्छे से अगर याद हो जाता है तो सबको आप याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, अगला है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा का है समाजवादी है, और तीसरा का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक बार देख लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक एक के क्या करेंगे हम लोग, इसके परिभाषा को जानेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना वह अर्थव्यवस्था होता है जहां पर उत्पादनों के साधनों का जो स्वामित्व होता है, स्वामित्व कहे या उसका जो अधिकार जिसका होता है वो एक निजी व्यक्ति के पास में होता है। किसके पास होता है, निजी व्यक्ति के पास, निजी व्यक्ति के पास होगा, उससे क्या कहेंगे हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जिसके पास अधिक संपत्ति होता है, निजी व्यक्ति वालों के हाथों में होगा, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में उसी तरह एक के परिभाषा याद हो गया तो दूसरा भी एकदम आसान है। समाजवादी क्या कहेंगे, ये वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व या अधिकार सरकार के हाथों में होता है, यानी देश के सरकार के हाथ में होता है। किसके हाथ में, सरकार के हाथ में होता है। किसके हाथों में, सरकार के हाथों में हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें जैसे भी है, जैसे में अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, चीन हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब देश जब परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ पर हम सबका उदाहरण भी लिखेंगे। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे, सबसे सटीक परिभाषा एकदम, पूंजीवादी और समाजवादी के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। या वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एक निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के हाथों में होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में आता है अपना देश भारत आता है, भारत में मिश्रित है। देख लीजिए, स्कूल कॉलेज से लेके सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सरकारी भी है। हर चीज़ क्या है, सरकारी प्राइवेट है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कौन चीज़ में गिनती करेंगे, ये मिश्रित में हो जाएगा। तो मिश्रित किस देश का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत का हो जाएगा। और भी इसमें देश आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का एक एक का क्या कर लेते हैं, परिभाषा को लिख लेते हैं कि आपको ना इस तीनों से
एक क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में रहता है, ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। तो आप ध्यान रखिएगा वो किस देश का अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो ये हो जाएगा भारत का। आप मिश्रित वाला को ध्यान में रखिएगा। ये किसका मिश्रण है, तब पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो अब आते हैं इसको एक एक के हम लोग वर्णन कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर लिखे है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, या इसको लिख सकते हैं स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब इसी का मालिक जो होता है, स्वामित्व होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी एक के परिभाषा याद कीजिए और इसका दोनों भी आपसे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या बोले हैं, निजी लिखे हैं, तो समाजवादी होगा तो यहाँ पर सरकार लिख दीजिएगा, देश के सरकार, और मिश्रित होगा तो निजी वाला भी होगा और सरकार, दोनों हो जाएगा। इस तरह तीनों का परिभाषा एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो क्या होगा, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व या अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है, इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उपयोग होता है निजी लाभ कमाने के लिए होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका उपयोग क्या होता है, तो निजी लाभ कमाने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग होता है। जैसे में यहाँ पर है, अमेरिका में है, अमेरिका में एकदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया इत्यादि, ये सब देश किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका, जापान और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार होता है, तो एक निजी व्यक्ति का, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर, दूसरा है समाजवादी। तो समाजवादी में हम लोग कैसे बताएंगे इसको, तो समाजवादी में कहना है आपको कि ये वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर उत्पादनों के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होता है। देख लेते हैं इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं देश के सरकार का भी क्या होता है, अधिकार होता है या नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है ना, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। किस क्या होता है, समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे में हो जाएगा यहाँ पर चीन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। इन दोनों देशों में क्या है, कैसी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो नंबर है, तीसरा है मिश्रित। मिश्रित तो और आसान है, ये दोनों के मिश्रण होगा। यानी एक निजी व्यक्ति के भी हाथों में होगा और सरकार के भी हाथ में होगा, तो वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और पूंजीपति, यानी जो अधिक अमीर व्यक्ति होते हैं, पूंजीपति, दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी यहाँ पर एक निजी व्यक्ति हो और सरकार, दोनों का अधिकार होता है, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में क्या ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे है, ये भारत उदाहरण हो जाएगा, ये बराबर पूछा भी जाता है। भारत हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। और एक और ध्यान में रख लीजिएगा, पूंजीवादी
पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। कहलाता है। एक लाइन की ये परिभाषा हो जाएगा कि पूंजीवादी और समाजवादी के मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और सबसे बेस्ट इसका उदाहरण हो जाएगा अब भारत हो जाएगा। भारत को याद रखिएगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक बार फिर से इस तीनों को हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं। पहला में हम लिखे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में क्या बताइएगा? एक लाइन, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। निजी व्यक्ति के हाथों में या उसके अधिकार में होता है, तो वही पूंजीवादी हो जाएगा। दूसरा क्या है? समाजवादी। तो समाजवादी में क्या बताए हैं कि इसमें वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका हो जाएगा? सरकार के हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सरकार का हो जाएगा। इसका उदाहरण जैसे बोले हैं अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो जाएगा, इसका उदाहरण। यानी पूंजीवादी का। समाजवादी का क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। और 3 नंबर में बताए हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित। तो मिश्रित में क्या कहिएगा? अभी दोनों के मिश्रण है, तो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के हाथों में होता है, दोनों का नियंत्रण करता है। कौन? निजी व्यक्ति, निजी और प्लस कौन? सरकार। ये दोनों नियंत्रण करता है, वही क्या कहलाएगा? मिश्रित कहलाएगा। जैसे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कौन? भारत हो जाएगा। भारत में सब बहुत ऐसे चीज़ है जो सरकारी और प्राइवेट दोनों हैं। तो इस तरह हम लोग अर्थव्यवस्था को देख लिए कि 3 प्रकार है। तीनों प्रकार में एक पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये 3 हो गया। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो मेरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब समझ लीजिए। आर्थिक विकास होता है जो राष्ट्रीय आय में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है। यानी प्रत्येक अगर नागरिक का यहाँ के क्या हो जाएगा? अगर आय में आमदनी यानी आय बढ़ता है तो वास्तविक है कि राष्ट्रीय आय भी क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। तो हम लिखे यहाँ पर है, दिए हुए हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन यानी एक लंबे समय के लिए, एगो अल्पकालीन होता है, एक मध्यकालीन होता है। तो अल्पकालीन जो हो जाएगा वो कम समय के लिए, मध्यकालीन उससे ज़्यादा समय के लिए, दीर्घकालीन जो होता है लंबे समय के लिए यानी 15 से 20 वर्षों के लिए हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र यानी देश आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी आर्थिक विकास का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय आय में क्या होना? वृद्धि होना हो जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आर्थिक विकास अभी बताए हैं कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। अब विकासशील देश क्या होता है? ये वैसे विकासशील देश होता है, वैसे देश होता है जो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुआ यानी विकास के रास्ते पर चल रहा है।
यानी न बहुत आगे बढ़ गया है और न बहुत पीछे है, यानी बीच में है। तो वो देश किस में जाएगा? विकासशील देश में होगा। तो अभी भारत किस में आता है? भारत अभी आता है विकासशील देशों में ही आता है। तो आर्थिक विकास का क्या हो जाएगा? शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए होता है। और आर्थिक वृद्धि जो होता है ये होता है विकसित देशों के लिए, जो ऐसे देश जो बहुत आगे बढ़ चुका है। यानी देखिए यहाँ पर है आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। यानी वैसे देश जो बहुत आगे जा चुका है, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये बहुत अपने भारत देश से आगे की ओर है। और भारत किस में आ जाएगा? तो विकासशील देशों में। और जो देश आगे विकास बहुत कर चुका है तो वो किस में आ जाएगा? विकसित में आ जाता है। तो किसके लिए प्रयोग होगा? आर्थिक वृद्धि शब्द हो जाएगा। किसके? आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। अगला पॉइंट जो है समावेशी विकास, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। समावेशी विकास, नाम ये देखिए समावेशी विकास। समा मतलब यहाँ पे ले लीजिएगा वैसे विकास जिसमें ना सभी लोगों का विकास हो सके। सभी लोगों कहे तो जितने भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी समाज के व्यक्ति हो, सबका विकास हो सके अच्छे से, तो वही क्या हो जाएगा? समावेशी विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समावेशी विकास हो जाएगा। तो यहाँ पर है आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। अब देखिए सभी वर्गों के यानी समाज में जितने भी लोग हैं सभी वर्गों का क्या हो जाएगा? जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रह सके। यानी कोई भी व्यक्ति विकास से ना वो पीछे ना रह सके। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहा जाता है। यानी एक बार फिर से देखिए, आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्गों का, समाज में जितने भी वर्ग के लोग रहते हैं उन सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, और इस विकास से समाज में जितने भी जो लोग हैं रहते हैं वो विकास से अछूता यानी वो पीछे न, लाभ से ना वो पीछे न रह पाए। नहीं मतलब कि एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता यानी छूट ना जाए, नहीं रहे, तो ऐसी ही विकास को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। वैसी विकास जिसमें समाज के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और इस विकास के लाभ से कोई भी व्यक्ति अछूता न रह सके, ऐसे ही विकास को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। तो आपको हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि आप जो भी हम लोग क्लास अभी लेते हैं उस सभी क्लास को क्या कीजिए? इसको नोट करते चलिएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं, जब तक और जितने अच्छे से तैयारी होना चाहिए उतने अच्छे तैयारी नहीं होगा। ज़रूर आप इसको कॉपी पर क्या कीजिएगा? नोट करते चलिएगा, क्योंकि लिखने के समय भी बहुत ऐसे जो शब्द होता है जो याद हो जाता है। तो आप ज़रूर क्या कीजिएगा? लिखने की प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सतत विकास। ये भी बहुत VVI पॉइंट है। सतत विकास क्या है? सतत विकास। अब इसको हम लोग अपने भाषा में पहले समझ सकते हैं कि ये वैसी विकास हो जो लगातार हो। ये वैसे विकास होता है जो लगातार विकास किया जाए, लगातार, या वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ ना भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ना इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे यहाँ या लगभग देख रहे हैं कि बिहार में क्या है, सभी जगहों पर पानी की क्या समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर मान लिया जाएगा पानी अगर अभी ख़त्म हो जाएगा तो न्यू जनरेशन के जो बच्चे होगा वो पानी कहाँ से पिएगा? जो अगले पीढ़ी का जो बच्चे आएंगे वो पानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, खनिज ही देख लिया जाए,
खनिज में कोयला पेट्रोलियम को इतना ना अंधाधुंध क्या किया जाएगा, अभी ये प्रयोग का उपयोग करके ख़त्म कर लिया जाएगा, तो आने वाला जो पीढ़ी के बच्चे होगा वो क्या इसके बारे में जानेंगे, क्या वो देखेंगे क्या कैसा होता है कोयला। तो इसमें यही इसमें लिखेंगे कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को देखते हुए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, या जिसका उपयोग लगातार किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं, देख लीजिए, वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख कर किया जाता है, यानी आने वाले पीढ़ी, आने वाले जनरेशन को भी देख करना उसका उपयोग करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। आपको एकदम कैसे याद करके रखना है, आपको ध्यान में रखना है वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी, ये दो ध्यान में रखिएगा, बस याद हो जाएगा। या अगर ये नहीं याद होगा तो जिसका उपयोग लगातार किया जा सके, वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी उपयोग किया जा सके, उसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। वैसे विकास जिसका उपयोग वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं सतत विकास कहते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इतना ही पढ़िए, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग ना इसके अगले पार्ट को लेकर, 3 को लेकर आएंगे, और अभी जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं उसको एक बार आप क्या कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन फिर से कर लीजिए। पहला हम देखे हुए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का क्या किए थे, योगदान देखे थे कि 1901 में क्या था, 1901 में सबसे ज़्यादा योगदान था वो किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का था। किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। और 2007 में जो देख रहे थे तो सबसे बढ़ते बढ़ते कौन आ गया, कौन आ गया, तृतीयक क्षेत्र आ गया। कौन आया, तृतीयक क्षेत्र आ गया। 56 चला गया था, तृतीयक क्षेत्र क्या आया, तृतीयक क्षेत्र आ गया। उसके बाद हम लोग देखे हैं, उसके बाद क्या था, अर्थव्यवस्था का प्रकार देखे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। एक में निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, दूसरा में सरकार के होगा, तीसरा में सरकार और निजी दोनों के हाथों में होगा। उसके बाद में था, उसके बाद जो था आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होता है, देश के राष्ट्रीय आय में क्या होता है, वृद्धि होता है। उसके अगला पॉइंट था आर्थिक, ये भी वृद्धि हो जाएगा और विकासशील देशों के लिए होगा, जो वृद्धि हो जाएगा वो विकसित देशों के लिए हो जाएगा। समावेशी विकास में क्या होगा, समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए और कोई भी व्यक्ति इस लाभ से पीछे यानी छूट ना पाए, वही क्या हो जाएगा, समावेशी विकास हो जाएगा। उसके बाद सतत विकास था, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रख कर इसका उपयोग किया जाता है, वो उसी को क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।